हेलो फ्रेंड, झारखंड एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12th की इकोनॉमिक्स की 3 मार्क्स के क्वेश्चन को बताने जा रही हूँ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पूंजीवादी, समाजवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के साधनों पर, जहाँ पर निजी स्वामित्व होता है तथा इन साधनों का प्रयोग निजी अर्थात व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है तथा उनका संचालन एक केंद्रीय संस्था करती है, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, उत्पादन के साधनों पर सरकार तथा निजी व्यक्तियों या कंपनियों दोनों का हाथ होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन के क्या उपयोग हैं। तो किसी देश के निवासियों द्वारा एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना में विदेशों से प्राप्त आय को घरेलू आय में जोड़ दिया जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय बराबर घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। अब यहाँ ये बताना है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन के क्या उपयोग हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग। तो राष्ट्रीय आय के लेखांकन से नागरिकों के जीवन स्तर, आय का वितरण का पता चलता है। इस लेखांकन से अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तनों की सूचना का पता चलता है। आय के लेखांकन के आधार पर नई नई आर्थिक नीतियां सरकार बनाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। तो सकल घरेलू उत्पाद एक अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमाओं के अंदर, मतलब कि अपने देश के ही अंदर एक वर्ष की अवधि में जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है, तो उसे ही सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, ये सभी को अगर जोड़ दे तो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है। तो देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ये बताता है, जबकि जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है ये देश में सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य है। जीडीपी एक क्षेत्रीय तथा मतलब कि घरेलू धारणा होती है, जो देश के घरेलू क्षेत्र मतलब कि देश के सीमा के अंदर तक ही सीमित होती है, जबकि जो जीएनपी है ये एक राष्ट्रीय धारणा होती है, जिसका संबंध देश के सामान्य निवासियों के साथ होता है। जीडीपी एक संकुचित धारणा होती है, इसमें विदेशों से प्राप्त आय को नहीं जोड़ा जाता, जबकि जीएनपी एक विस्तृत धारणा होती है, इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को भी हम लोग जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में क्या अंतर है, इसे स्पष्ट करना है। तो केंद्रीय बैंक मतलब कि सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक जो होता है वो देश का शीर्ष बैंक होता है, जैसे कि हमारा रिजर्व बैंक। व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के अंडर में काम करते हैं। केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, अर्थात यह देश के हित में बैंकिंग प्रणाली का संचालन करती है। व्यापारिक बैंक का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, यह जनता के रुपये को जमा करती है, उन्हें कर्ज मतलब कि लोन देती है। यह सरकार के बैंकर के रूप में सरकार की ओर से लेन देन करती है, जबकि व्यापारिक बैंक जनता का बैंकर होती है।
केंद्रीय बैंक मुद्रा निगमन का कार्य करती है, जबकि मुद्रा निगमन का अधिकार व्यापारिक बैंक को नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाजार किसे कहते हैं? बाजार की 3 विशेषताएं लिखनी है। तो बाजार से अर्थ वस्तुओं या सेवाओं के बेचने और खरीदने की प्रक्रिया से होता है, अर्थात किसी भी स्रोत द्वारा अगर क्रेता एवं विक्रेता में क्रय विक्रय होता है तो यह प्रक्रिया अर्थशास्त्र में बाजार कहलाती है। बाजार की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। बाजार में क्रेता तथा विक्रेता की उपस्थिति होती है, बाजार में क्रेता तथा विक्रेता का क्षेत्र एक होता है, और बाजार में क्रेता तथा विक्रेता के बीच जो कंपटीशन होता है जिसके कारण वस्तुओं का बाजार में एक ही मूल्य होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संतुलित बजट किसे कहते हैं? संतुलित बजट का लाभ और हानि का वर्णन करना है। तो संतुलित बजट का अर्थ उस बजट से होता है जिसमें सरकार का जो अनुमानित व्यय है उसकी अनुमानित आय के बराबर होती है। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि संतुलित बजट इक्वल टू अनुमानित आय माइनस अनुमानित व्यय, मतलब कि अनुमानित आय और अनुमानित व्यय जब बराबर हो जाती है तो उसे ही संतुलित बजट कहा जाता है। तो संतुलित बजट के क्या लाभ हो सकते हैं? तो संतुलित बजट से अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता बनी रहती है, सरकार जो होती है वो अपव्यय करने की स्थिति में नहीं होती। संतुलित बजट की हानि, संतुलित बजट विकासशील देशों के लिए आर्थिक विकास में बाधा डालती है। संतुलित बजट से सरकार सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम या योजना में ध्यान नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्यापार संतुलन या व्यापार शेष किसे कहते हैं? तो व्यापार शेष का संबंध व्यापार की केवल दृश्य मदों से होता है। किसी देश के कुल दृश्य निर्यात एवं कुल दृश्य आयात के मूल्य में जितना अंतर होता है उसे ही उस देश का व्यापार शेष कहा जाता है। दृश्य मदों में हम लोग भौतिक वस्तुएं जैसे कि मशीन, सीमेंट, कपड़ा इसको शामिल करते हैं। व्यापार शेष बराबर दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात। क्वेश्चन नंबर 9 है, भुगतान संतुलन या भुगतान शेष से आप क्या समझते हैं? तो प्रत्येक देश विश्व के अन्य देशों के साथ आर्थिक लेन देन करता है और इस लेन देन के फलस्वरूप उसे अन्य देशों से कुछ प्राप्तियां होती हैं तथा उसे अन्य देशों को भुगतान भी करना पड़ता है। तो भुगतान शेष इन्हीं प्राप्तियों एवं भुगतानों का विवरण पत्र होता है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, चालू खाता तथा पूंजी खाता में अंतर स्पष्ट करना है। तो चालू खाता, भुगतान शेष के चालू खाते में किसी समय सीमा के भीतर दृश्य तथा अदृश्य अर्थात वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात तथा निर्यात का आकलन होता है, जबकि पूंजी खाते में विदेशों से हुए पूंजी के भुगतान तथा प्राप्तियों तथा विदेशों से ऋण के लेन देन का ब्यौरा होता है। चालू खाते की स्थिति का देश के आय स्तर पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जबकि इसका आय स्तर पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है।